जरा सोचिए, रात का घुप अंधेरा है और एक अकेली मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में एक शख्स एक लाश को चीर रहा है, उसके अंदर के अंगों को बाहर निकालता है और फिर उल्टे अक्षरों में तेजी से कुछ लिखने लगता है। ये कोई मामूली इंसान नहीं था। ये थे लियोनार्डो दा विंची, इतिहास के सबसे, कह सकते हैं, सबसे रहस्यमयी जीनियस में से एक। आज हम सब मिलकर उनके दिमाग को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, उन्हीं की पर्सनल राइटिंग के जरिए। लियोनार्डो अपने पीछे पूरे 13,000 पन्नों के पर्सनल नोट्स छोड़ गए। सोचिए, 13,000 पन्ने! ये सिर्फ नोट्स नहीं थे, ये तो ये तो कागज पर उतारा गया एक जीनियस का पूरा दिमाग था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। ये सारे के सारे पन्ने उल्टे लिखे गए थे, यानी दाएं से बाएं। इन्हें पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका था, आईने में। और यकीन मानिए, इन पन्नों में अविश्वसनीय राज दफन थे। तो चलिए इसी रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। अब देखिए, सदियों तक तो इस उल्टी लिखावट के पीछे एक बड़ी सीधी सादी थ्योरी चलती रही कि लियोनार्डो दरअसल चर्च से अपने काम को छिपा रहे थे। और जब स्कॉलर्स ने इन नोटबुक्स को खंगालना शुरू किया तो उन्हें कुछ बड़े अजीब पैटर्न नजर आए। इसमें ऐसे एनाटॉमिकल ड्राइंग्स थे जो सीधे सीधे बाइबल के खिलाफ जाते थे। हथियारों के ऐसे डिजाइन थे जिनमें जानबूझकर खामियां छोड़ी गई थीं। सैकड़ों अधूरे मास्टरपीसेस, और तो और पन्नों पर खून के सूखे धब्बे भी मिले। इन सारी चीजों ने उस चर्च से छिपने वाली थ्योरी को और भी पक्का कर दिया। और ये डर कोई मामूली डर नहीं था, ये बिल्कुल असली था। उस जमाने में चर्च के पास बेहिसाब ताकत थी। जरा सोचिए, जियोर्डानो ब्रूनो को सिर्फ ये कहने के लिए जिंदा जला दिया गया था कि धरती नहीं, सूरज सोलर सिस्टम का केंद्र है। गैलीलियो को उन्हीं जैसी बातों के लिए जेल में डाल दिया गया और लियोनार्डो को तो 1513 में ही धर्म विरोधी घोषित कर दिया गया था। तो ये कोड वाली थ्योरी काफी हद तक सही लगने लगी थी। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। कहानी का असली हिस्सा तो कुछ और ही है। तो फिर लियोनार्डो के राज का असली कारण क्या था? इसे समझने के लिए हमें उनके बचपन में वापस जाना होगा। तो यहाँ से कहानी एक गुप्त कोड के रहस्य से हटकर एक बहुत ही गहरे व्यक्तिगत सदमे की सच्चाई की ओर मुड़ जाती है। लियोनार्डो दरअसल एक नाजायज संतान थे जिन्हें समाज ने कभी अपनाया ही नहीं। वो लेफ्ट हैंडेड थे तो लोग उन्हें शैतान का बच्चा कहकर बुलाते थे। न उन्हें स्कूल जाने का हक था, न ही विरासत में कुछ मिलने की उम्मीद। यहाँ तक कि उनके माँ बाप ने भी उन्हें छोड़ दिया। सोचिए, उनका पूरा बचपन एक ऐसे गुनाह की सजा काटने में बीता जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। और जानते हैं, इसी अकेलेपन ने उनके अंदर दुनिया को देखने यानी ऑब्जर्व करने की एक गजब की ताकत पैदा कर दी। ये कोई गिफ्ट नहीं था, ये तो बस जिंदा रहने का एक तरीका था, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। और एक आउटसाइडर होने के इसी नजरिए ने उन्हें प्रकृति के वो बेसिक सिद्धांत देखने की काबिलियत दी जिन्हें वो अपने जमाने से सदियों पहले ही समझ चुके थे। जैसे उन्होंने सिर्फ पेड़ों को देख के लियोनार्डो रूल खोज निकाला, जो आज नेटवर्क फ्लो का एक अहम सिद्धांत है। दूर के पहाड़ों को देखकर उन्होंने एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव को समझा, यानी ये जाना कि दूरी के साथ रंग कैसे धुंधले पड़ जाते हैं। दौड़ते हुए घोड़ों में उन्हें सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि फिजिक्स और बायोमैकेनिक्स दिखाई दे रहा था। और ये सब वो तब कर रहे थे जब साइंस के पास इन चीजों को समझाने के लिए शब्द तक नहीं थे। लेकिन फिर 1476 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी दुनिया ही पलट दी। उन पर समलैंगिकता का इल्जाम लगा, एक ऐसा जुर्म जिसकी सजा मौत तक हो सकती थी। हालांकि वो बरी तो हो गए, लेकिन इस वाकये ने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया और उन्होंने हमेशा के लिए खुद को दुनिया से अलग थलग कर लिया। इस सदमे के बाद लियोनार्डो ने करीब 4 साल तक खुद को एक कमरे में बंद रखा और यहीं, इसी अकेलेपन में उनकी उस निजी दुनिया का जन्म हुआ जिसे हम आज उनकी नोटबुक्स के नाम से जानते हैं। अब लियोनार्डो का फोकस बदल चुका था। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन की ताकत को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर मोड़ दिया था। अब वो सिर्फ प्रकृति को नहीं बल्कि खुद इंसानियत और असलियत के ताने बाने को ही डिकोड करना चाहते थे। और खुद को समझने की इसी धुन में उन्होंने गैर कानूनी तरीके से इंसानी लाशों को लाना और उन्हें काटना शुरू कर दिया। वो बस ये जानना चाहते थे कि आत्मा आखिर रहती कहाँ है, ये डर, ये इमोशंस, ये सब आते कहाँ से हैं।
उन्होंने दिमाग के 4 वेंट्रिकल्स की इतनी सटीक ड्राइंग बनाई कि वो आज के एमआरआई स्कैन को टक्कर देती है। और लाइट की इसी साइंटिफिक समझ का नतीजा था कि लियोनार्डो ने पेंटिंग की एक बिल्कुल नई तकनीक ईजाद की, जिसे स्फुमातो कहा जाता है। अच्छा, इसे समझने के लिए जरा उनके जमाने के दूसरे आर्टिस्ट को देखिए, जैसे बॉटिचेली। उनकी कला में हर चीज की एक मजबूत, साफ सुथरी आउटलाइन होती थी, मानो दुनिया एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। लेकिन लियोनार्डो ने देखा कि असलियत में ऐसा थोड़ी होता है। हमारी आंखें चीजों के किनारों को थोड़ा धुंधला, थोड़ा ब्लर देखती हैं। इसीलिए उनकी पेंटिंग्स में कैरेक्टर्स लकीरों से नहीं, बल्कि रोशनी और परछाई के खेल से उभरते हैं। ये सिर्फ आर्ट नहीं था, ये असलियत को देखने का एक साइंटिफिक नजरिया था। और अब आते हैं लियोनार्डो की जिंदगी के सबसे बड़े और शायद सबसे उलझे हुए विरोधाभास पर। कहते हैं लियोनार्डो के 2 चेहरे थे। एक तरफ वो एक बेहद नर्म दिल, शांतिप्रिय शाकाहारी थे, जो बाजार से पिंजरे में बंद पक्षियों को सिर्फ इसलिए खरीदते थे ताकि उन्हें आजाद कर सकें। और दूसरी तरफ वही इंसान टैंक और मशीन गन जैसे भयानक, विनाशकारी हथियारों के डिजाइन बना रहा था। ये एक ऐसी पहेली है कि एक ही इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई का ऐसा टकराव आखिर कैसे मुमकिन है। और शायद सबसे दुखद विडंबना तो यही है, इतिहास के इस महानतम जीनियस ने मरने से ठीक पहले अपने पूरे जीवन के काम को एक बहुत बड़ी नाकामी, एक विफलता करार दिया। और ये सवाल हमें उनके जीवन के सबसे गहरे रहस्य पर लाकर छोड़ देता है कि जिस इंसान ने पूरे ब्रह्मांड के कोड को डिकोड कर लिया, वो अपने ही अंदर के कोड को समझने में नाकाम क्यों रहा। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।